नमस्कार, कार्यक्रम डॉक्टर दोस्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर हम भोपाल का जो एक सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत स्थान है, शाहपुरा झील के किनारे, ये खूबसूरत सा पार्क जो सर्दियों में और बेहतरीन लगता है। ढेर सारे लोग यहाँ आते हैं, बच्चों के साथ भी आते हैं, हेल्थ के लिए, वॉक के लिए भी आते हैं। और यहीं ये दूसरी कड़ी है डॉक्टर दोस्त की। और जैसा हमने आपसे पहली कड़ी में कहा था कि डॉक्टर एक दोस्त है, और अगर ये दोस्ती पेशेंट और डॉक्टर के बीच में मजबूत होती चली जाती है तो इसमें दोनों के हित हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कई बार हम देखते हैं कि ये रिश्ता चटकता हुआ दिखता है, और इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक जिम्मेदार है, कई बार दोनों पक्षों पर बराबर जिम्मेदारी है। तो हमारी कोशिश है कि एक दोस्ताना बातचीत डॉक्टर के साथ हो। और आज दूसरी कड़ी में डॉक्टर दोस्त की हमारे साथ जो चिकित्सक हैं वो एक ऐसे रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं जिसको लेकर काफ़ी भ्रांतियां भी हैं, भ्रम भी हैं, और डर और चिंता का वातावरण भी है। मैं बिना किसी औपचारिकता के आपको कहूँगा वो रोग है कैंसर। लेकिन कैंसर ट्रीटेबल है, उसका उपचार अब आसानी से किया जा सकता है, और किसी भी स्टेज का कैंसर हो उससे निपटा जा सकता है। लेकिन कई सवाल आपके और हमारे मन में भी होते हैं कि आखिर कैंसर से निपटें कैसे। इन तमाम मुद्दों पर हम जिस डॉक्टर से बात करेंगे वो भोपाल के बंसल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एक प्रख्यात चिकित्सक हैं। मध्य प्रदेश से ही हैं, वो सागर से आते हैं। उन्होंने जबलपुर से MBBS किया और बाद में देश के प्रतिष्ठित बल्कि दुनिया के नामचीन ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज जो दिल्ली में है, एम्स, वहाँ से उन्होंने MS किया। और उनके 30 से ज़्यादा रिसर्च पेपर अब तक पब्लिश हो चुके हैं। और उन्होंने विभिन्न एक्सपर्टाइज़ के लिए इंग्लैंड और अमेरिका का भी भ्रमण किया है, जहां उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया है। तो मुलाकात करिए डॉक्टर अतुल सोमैया साहब से। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर अतुल। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कैंसर सुन के ही बड़ा डर लगता है, और हम देखते भी हैं कि काफ़ी जो कीमोथेरेपी की मैं बात करूं, रेडियोथेरेपी की बात करूं, लेकिन सबसे पहले यही दिमाग में आता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि खाने पीने से जुड़ा हुआ बड़ा प्रॉब्लम है, फर्टिलाइज़र्स का बहुत इस्तेमाल है। पंजाब के बारे में तो हम सुनते हैं कि पूरा वहाँ का एक बड़ा खाने पीने की वजह से। पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कैंसर क्या आनुवंशिक है, खाने पीने का प्रॉब्लम है, या लाइफस्टाइल क्या है एग्जैक्टली, किस तरह से आप डिफ़ाइन करेंगे इसको? हाँ, बेसिकली कैंसर जो है हमारी खुद की सेल्स की ग्रोथ है। कैंसर ये नहीं है कि हमारे कोई बाहर से कोई इन्फेक्शन आकर बैठ गया है जी, जिसकी वजह से हो रहा है। हमारी खुद की जो सेल्स होती हैं जी, वो जब अनियंत्रित रूप से अनकंट्रोल्ड वे में मल्टीप्लाई होकर फैलने लगती हैं तो वो कैंसर का रूप होता है जी। अब इसकी कई वजह होती हैं, और जैसा कि आपने बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेज एक हो रहे हैं समाज में, आनुवंशिक भी होता है, कुछ वायरस इन्फेक्शन से भी होता है। पर जो मुख्य वजह यदि हम बात करें तो आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है और जिस तरह से हम लोग पाश्चात्यकरण अपना करते जा रहे हैं, एक प्रमुख वजह कैंसर की बन के आ रही है। कैसे? देखिए, हमारे शरीर में जो जीन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं चेंजेज होते हैं, टाइम के साथ बढ़ते हैं, कुछ चेंजेज होते हैं, उनको बॉडी मॉडिफाई करती है, चेंजेज बदलते रहते हैं। पर जब वो चेंजेस परमानेंट किसी जीन्स में हो जाते हैं किसी वजह से तो सेल्स अपना कंट्रोल खो देती है। अब उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं, उसमें एक न्यूट्रिशन और डाइट भी है, जो खान पान, जैसा कि पंजाब का आपने उदाहरण अभी बात की है। तो पंजाब में जब फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स की यदि हम बात करते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या हैं? जो पेस्ट को मारते हैं। तो जब वो छोटी मात्रा में पेस्ट के ऊपर, जो इंसेक्टिसाइड के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के जीन्स पर भी इफेक्ट करते हैं। तो एक तो वो वजह है। दूसरी जो वजह मुझे लगती है कि जिस तरह से हमारी डाइट बदलती जा रही है, जंक फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी तो अब ना के बराबर हो गई है। तो इन सब की वजह से जो ओबेसिटी या मोटापा बढ़ रहा है या वजन बढ़ रहा है, वो भी एक कैंसर की वजह बनती है। अब कैंसर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कैंसर रोकथाम के लिए, हम बोलते हैं कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो एंटीऑक्सीडेंट उनके अंदर होते हैं वो हमारे शरीर में इन सब की जो डैमेज है उसको रिपेयर करते हैं। पर जब जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, हमारे वेजिटेबल्स की बात करें, हम इसकी बात करें, फ्रूट्स की बात करें, ये जब पेस्टिसाइड मिले आते हैं तो जो प्रोटेक्टिव फैक्टर में ही यदि कैंसर कारक पदार्थ मिल गए हैं तो हम कैंसर से कैसे प्रोटेक्ट होंगे?
ये प्रमुख वजह बन गई। तो ये एक बड़ा कारण है। तो अगर हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहें, हम इसको रोकना चाहें डॉक्टर साहब, तो क्या हमें वेजिटेबल्स या प्रकृति की तरफ जाना हमें मदद कर सकता है कि हम कैंसर से लड़ सकते हैं, नेचर के साथ हम चलें? बिल्कुल, और बेसिकली हम जब तक नेचर के अगेंस्ट चलेंगे ये सारी बीमारी तो होनी ही है। और प्रकृति की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे, बेसिकली प्रकृति अपने आप में एक करेक्टिव मेजर्स लेती है। और इसीलिए अब आप बहुत आजकल सुनते हैं ऑर्गेनिक या जैविक खेती के बारे में बातें होती हैं, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। और धीरे धीरे हो सकता है कि हमारा जो खेती है वो पूरी तरह जैविक हो जाए, और कहीं ना कहीं उसमें हमें कैंसर को रोकने में ज़रूर मदद मिलेगी। जी जी, आपने ये भी कहा कि सेल्स में जो एक शक्ति है उस शक्ति को बढ़ाना होगा, तो और क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, कोशिश तो लेकिन हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि उसका अपना फार्म हाउस हो और वो वहीं का जैविक गेहूँ, जैविक धान और जैविक सब्जियां ले। हम सब बाज़ार से ख़रीदते हैं। हम जानते हैं लौकी में ऑक्सीटोनिन लगाकर उसको बड़ा किया जाता है, गोभी को बड़ा किया जाता है, पपीते को और आम को, पीले फलों को पकाया जाता है कार्बाइड से। क्या ये भी कैंसर के कारण बनते हैं? बिल्कुल, ये भी कैंसर के कारण हैं। और ये देखा गया है जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन की वजह से भी हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, स्पेशली महिलाओं के जो हार्मोन्स हैं, वो उसमें काफ़ी परिवर्तन होता है। और उसकी वजह से भी जो महिला जननांगों के कैंसर हैं वो बढ़ रहे हैं। जी जी जी। तो ये हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जितना हो सके, हम जहाँ हमारी जानकारी में है कि ये यहाँ केमिकल या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल फल या खाद्यान्न में है, हमारे फूड ग्रेन्स में है, जितना हम बच सकते हैं हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। जी जी। और आप क्या कहेंगे कि जो दूसरे कारण और हैं, प्रदूषण हो सकता है उसका कारण, या कई बार क्या आनुवांशिक भी होता है? ख़ासतौर से महिलाओं में अगर हम बात करें, ब्रेस्ट कैंसर एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। जहाँ तक आनुवांशिक की बात करते हैं तो एक बहुत ही छोटी मात्रा कैंसर की आनुवांशिक होती है। लगभग 5 से 8% जो कैंसर हैं वो आनुवांशिक होते हैं। बाकी जहाँ तक 90 से 95% कैंसर तो स्पोरेडिक और हमारा जो लाइफस्टाइल है या किसी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो वातावरण में आपने बोला प्रदूषण फैल रहा है, दूसरे फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से हो रहे हैं। तो आनुवांशिकी पे हम फोकस ज़्यादा करते हैं जनरली कैंसर में। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि आनुवांशिक है, पर ये लगभग 5 से 8% ही है। जी, अब मैं आता हूँ इसके ट्रीटमेंट की प्रणाली की तरफ। कितना अंतर, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2019 में कैंसर से निपटने में आधुनिक चिकित्सा शास्त्र, हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है, ये कितना कैपेबल है, कितना सक्षम है, कितना कॉम्पिटेंट है डॉक्टर सोमैया? देखिए, ये तो जिस तरह से कैंसर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसी तरह मेडिकल साइंस ने भी तरक्की की है बहुत ज़्यादा। और आज कैंसर को हम जहाँ पहले 20 वर्ष पहले या 30 वर्ष पहले देखते थे, उसकी तुलना में निश्चित तौर पे बहुत फ़र्क आया है। और लगभग अब हम बोल सकते हैं, यदि कैंसर का प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाए, सही समय पर किया जाए, तो हम लगभग 80 से 90% कैंसर को ठीक कर सकते हैं। वाह, मतलब वो किसी भी स्टेज पर हो? बिल्कुल। अच्छा, और मेनली हम कहें कि जिसको हम बहुत कॉमनली ट्रीट कर रहे हैं कैंसर की, जिसकी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, वो किस तरह का कैंसर है, और जिसके में हमारा काफ़ी आधुनिक मेडिकल सिस्टम का बहुत हद तक होल्ड मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं? देखिए, सबसे यदि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो स्तन कैंसर महिलाओं में और पुरुषों में मुंह के कैंसर की बात करते हैं। तो स्तन कैंसर में यदि हम आज पहली या दूसरी अवस्था में स्तन कैंसर को पकड़ते हैं तो उसमें हमें लगभग 90% सक्सेस है। और जहाँ तक मुंह के कैंसर की बात है, तो मुंह के कैंसर में तो हम स्टेज 4A तक लगभग 60 से 70% सक्सेस की बात करते हैं। और दूसरा जो एडवांसेज, एक्चुअली मेडिकल साइंस में कई तरह के एडवांसेज हुए हैं। सर्जरी में हुए हैं, कीमोथेरेपी में हुए हैं, रेडियोथेरेपी में हुए हैं। तो जो लोगों के मन में सबसे ज़्यादा वहम होता है या भ्रांतियाँ होती हैं, और कुछ हद तक वो सच भी हैं, कि जो कैंसर का इलाज है, इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो किसी तरह के दुष्प्रभाव को हमारी एक सामान्य चिंतन होता है, और ये हमारी सामान्य सोच होती है कि हमें किसी भी तरह की प्रतिकूलता नहीं चाहिए, हम हमेशा अनुकूलता चाहते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव भी है। हम जीवन में सब चाहते हैं, सब बहुत गुडी हो, बहुत अच्छा हो। जी। तो जब प्रतिकूलता की बात होती है, हम जब दुष्प्रभावों की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग तो कैंसर ट्रीटमेंट ही बंद कर देते हैं, उससे दूर भाग जाते हैं। ये अभी भी हो रहा है?
ये अभी भी हो रहा है, पर जो साइंस में प्रगति है, अब उसकी वजह से प्रतिकूलताएं काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल की हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हम 0 पर आ गए हैं या बहुत कम हो गई हैं, पर निश्चित तौर पर उन पे भी हमने कंट्रोल पाया है। जैसे आपने सुना होगा कि पहले जब कीमोथेरेपी दी जाती थी तो उल्टी होना या उल्टी मछली होना एक बहुत ही कॉमन फैक्टर्स होता था, पर आज की तारीख में हम बात करते हैं तो हार्डली किसी पेशेंट को ये दिक्कत होती है। तो हमारे पास उनके कुछ प्रभावी उपाय आ गए हैं, कुछ दवाएं या मेडिसिन आ गई हैं जिससे हम उनको कंट्रोल कर पाते हैं जी। उसी तरह से रेडियोथेरेपी में भी हुआ है कि अब हम जब रेडियोथेरेपी की बात करते हैं तो लोकलाइज रेडियोथेरेपी दे सकते हैं कि शरीर के बाकी हिस्सों में उसका प्रभाव ना पड़े, तो दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक सीमित हो जाते हैं। मैं सर्जन हूँ। यदि हम सर्जरी में एडवांसेज की बात करते हैं तो पहले आपने देखा होगा जब कैंसर ऑपरेशन के बाद मरीज आते थे, चेहरा बिगड़ा हुआ है, खाना पीना बंद हो गया है, एक नाक में ट्यूब डली हुई है, यहाँ सांस वो बोलने के लिए कुछ है नहीं, गले में एक ट्यूब डली हुई है जिसे ट्रैकेओस्टमी ट्यूब बोलते थे, जो लोग आम भाषा में सीटी कहते हैं। इस तरह की चीज़ें होती थी। पर यदि अब आज देखेंगे तो हम जाबोन किसी का यदि ख़राब हो चुका है तो उसको हम बना देते हैं। यदि किसी का लेरिंग्स में कैंसर है, लेरिंग्स निकाल के हम वॉइस बॉक्स डाल देते हैं। यदि किसी की टंग खराब हो गई है कैंसर की वजह से, पूरा निकालने की आवश्यकता, तो उसको भी नया बना देते हैं। तो इस तरह से जो एडवांसेज, टेक्निकल एडवांसेज हुए हैं, प्लास्टिक सर्जिकल एडवांसेज हुए हैं, एनेस्थीसिया सेफ हुआ है, तो जो मॉर्बिडिटी है कैंसर सर्जरी की या कीमोथेरेपी की, वो बहुत कम हो गई है। मतलब जो पहले कैंसर सर्जरी के दौरान कई नुकसान हो जाते थे, जो बाहरी भी होते थे और भीतरी भी होते थे, कि आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, चेहरे पर कोई विकृति आ गई है, वो सारी चीज़ें अब काफ़ी हद तक हम दूर कर सकते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट कितना, क्या ये बेहतर तो हुआ ही है, और अब तो हम कैंसर से पूरी तरह से, मैं कह सकता हूँ कि हम भिड़ंत ले रहे हैं, लेकिन क्या ये बहुत महंगा है, या अब आप कह सकते हैं कि अब ये इसकी लागत भी काफ़ी हद तक ठीक हुई है, सस्ती हुई है, कुछ कम हुआ है? देखिए, कैंसर ट्रीटमेंट में लागत एक बहुत बड़ा इशू आज भी है। कारण क्या है कि जो हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हमारे यहाँ किसी भी सरकारी अस्पताल में, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेजेस, कैंसर का कम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट नहीं होता है जी। तो ले देकर हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं पेशेंट्स के पास, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के खुद के सेटअप होते हैं, उनकी खुद के इशूज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग होती है जिसमें सिग्निफिकेंट पैसा लगा होता है, वो सारी चीज़ें पेशेंट्स के ऊपर बियर करते हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट तो निश्चित तौर पे मैं बोलूँगा कि ऊपर गया है, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी कॉस्ट ऊपर जाती है। आप किसी भी चीज़ में कंपैरिजन कर लीजिए, आप जैसे रेडियोथेरेपी की जो लेटेस्ट मशीन है वो लगभग 350 करोड़ रुपए की है। तो अब आप सोचिए 350 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग जब कोई करता है तो उसके इशूज होते हैं, उसकी प्रॉब्लम होती हैं। तो कॉस्टिंग निश्चित तौर पे अप हुई है। इम्यूनोथेरेपी की हम बात, आजकल काफ़ी प्रचलन में है इम्यूनोथेरेपी। इंटरनेट पे जब कोई सर्च मारता है तो सबसे पहले इम्यूनोथेरेपी दिखती है, और मरीज हमसे पूछते हैं कि साहब इम्यूनोथेरेपी क्या है और ये हम ले सकते हैं। वो भी बड़ी कॉस्टली पड़ती है, लगभग एवरेज 2 लाख रुपये प्रति माह का उसमें खर्च आता है। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात कही। इम्यूनोथेरेपी यानी आपकी जो रोग प्रतिरक्षा ताकत है, शक्ति है, उसको मजबूत करना। यहीं से मैं देखता हूँ कि वैकल्पिक औषधि के नाम पर कई पेशेंट जो कैंसर के हैं वो डेविएट हो जाते हैं, वो ऐसे बाबाओं के पास चले जाते हैं जिनके क्लेम्स हैं कि बड़ी जड़ी बूटियाँ हैं, और हमने ये भी सुना है कि 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है कि बड़ी उनके पास ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। मैं खारिज नहीं करता हूँ भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र को, उसकी अपनी प्रामाणिकता हो सकती है, होगी ही, लेकिन फिर भी आप किस तरह देखते हैं कि हमारा एलोपैथी से डाइवर्ट होना कितना घातक भी हो सकता है एक पेशेंट के लिए? सर जी, मुझे इस फील्ड में लगभग 20 साल हो गए हैं जी। इन 20 वर्षों में मुझे एक मरीज़ नहीं मिला जो अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की बात कर रहे हैं, कोई मरीज़ मेरे पास ठीक होकर आया हो। मैंने ये ज़रूर देखा है कि मेरे पास से मरीज़ पहली स्टेज में गया था और जब वहाँ पे वैकल्पिक चिकित्सा लेने के बाद चौथी या तीसरी अवस्था में लौटा हो। तो मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में कोई साइंटिफिक एविडेंस वैकल्पिक थेरेपी के हैं। और अभी एक रिसेंटली अमेरिकन स्टडी आई है, और उसमें हिंदुस्तान में ही नहीं, अमेरिका में भी लगभग
35 से 38% लोग वैकल्पिक चिकित्सा पे जाते हैं। और उसका जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला है कि उससे आप जो पेशेंट है उसके मृत्यु होने की जो संभावना है 2.5 गुना बढ़ जाती है। तो ये वैकल्पिक चिकित्सा आज की तारीख में, आज हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं, हमेशा ये बात करते हैं कि साइंटिफिक या तार्किक होना चाहिए कोई भी चीज़, वो नहीं है। और इन बाबाओं ने काफ़ी हद तक मरीजों को गुमराह किया है। तो बेहतर यही है कि आप एक प्रामाणिक किसी चिकित्सक और किसी भी अच्छे अस्पताल का रुख करें और उस ट्रीटमेंट से कभी अलग ना हो जो एलोपैथी में है। और जैसा आपने बताया कि करीब करीब 80% से अधिक कैंसर अब आसानी से उनका उपचार किया जा रहा है। मैं फिर उसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, आप जैसा बता रहे हैं कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में भी इसका ट्रीटमेंट है, तो किस तरह से हम कैंसर के मामलों में किसी व्यक्ति को उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, क्योंकि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में मैंने सुना है कि अगर आप विल पावर और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपका रिकवरी का लेवल बड़ा फास्ट होता है। देखिए, सकारात्मक सोच की जहाँ तक बात है, वो किसी भी, ये कैंसर हो, कोई और बीमारी हो या किसी जीवन का कोई भी पहलू है, हाँ, उसमें सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे उभरने में मदद करती है। तो कैंसर में भी ये चीज़ लागू होती है। और हमने ये देखा है जिन लोग सकारात्मक सोच के साथ रहते हैं उनके कैंसर ठीक होने की संभावना बाकी मरीजों की तुलना में हमेशा ज़्यादा होती है। जो सकारात्मक सोचते हैं, जाहिर तौर पर ये स्वभाव भी होता है और कई बार आप विषमताओं से, चैलेंजेस से लड़ते हुए ये डेवलप भी करते हैं। एक चिकित्सक का कितना रोल होता है इसमें? हाँ, देखिए, चिकित्सक जो होता है वो उसका धुरी होता है, मैं कहता हूँ वो धुरी एक ही पॉइंट है। हाँ। उसकी वजह क्या है कि जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं कैंसर, जब कैंसर का सबसे पहले डायग्नोसिस होता है उस समय सबसे ज़्यादा निराशा होती है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का अब आखिरी समय आ गया है। उससे उभरता है, सबसे पहले वो एक किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट से संपर्क करता है, बात करता है। तो जो हमारी काउंसलिंग होती है, जो मरीज़ से बात करने और हमें जो जो हम बोलते हैं धाड़स बंधाने वाली बात होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। और जब तक हम उनको पॉजिटिव थॉट्स नहीं देंगे, जब तक उनको ये नहीं बताएंगे कि एक क्योरेबल डिजीज़ है, मतलब मैं ये भी, वैसे तो हर चिकित्सक के पास ही ये ताकत होती है, लेकिन कैंसर को लेकर चूँकि बहुत डर और भय या विचलन की स्थिति अधिक है, तो एक कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट को, एक्सपर्ट को, साइकोलॉजिस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, देखिए, बहुत सारे मरीज जब कहते हैं डॉक्टर साहब आपसे बात करके आधी बीमारी ठीक हो जाती है, तो मुझे लगता है ये हमारे किसी चिकित्सक पेशे में, हमारे मेडिकल प्रोफेशन में ये बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है कि आपसे मिलके यदि मेरी बीमारी दूर हो जाती है, तो मुझे लगता है हर चिकित्सक को एक साइकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है। और जब तक वो अच्छा साइकोलॉजिस्ट नहीं होगा, एक अच्छा चिकित्सक नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है। और एक मैं फिर उस बड़े अहम सवाल की तरफ भी आता हूँ कि पेशेंट और चिकित्सक के जो रिश्ते हैं ये बहुत क्लियर होने चाहिए, ये बहुत साफ़ होने चाहिए, बहुत ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, क्योंकि किसी को स्वस्थ होने के लिए मुझे नहीं लगता कि वो पैसे खर्च करने से पीछे हटता है। उसका जितना सामर्थ्य है, उसकी जितनी शक्ति है, कई बार समाज भी मदद करता है, सिस्टम भी मदद करता है। पैसा बाधा नहीं है, बाधा है विश्वास की कमी, और जो कई बार दोनों को बहुत हर्ट करती है, एक चिकित्सक के नाते आपको भी और एक पेशेंट को भी और उसके परिवार को भी। इसको बेहतर करने के लिए आपको क्या लगता है, क्योंकि ये एक बड़ा बड़ा वैल्यूएबल सवाल है। हाँ, देखिए, इसका जो सवाल है आपका जी, इसका आंसर भी कहीं ना कहीं समाज में ही छपा हुआ है। जैसे जैसे हमारे मॉरल वैल्यूज कम हुए हैं, हमारे एथिकल वैल्यूज कम हुए हैं, वैसे वैसे सभी लोगों ने का जो समाज में पतन हुआ है, मैं इसको पतन बोलता हूँ, नैतिक मूल्यों का जो पतन हुआ है, उससे डॉक्टर भी अछूते नहीं हैं और समाज के बाकी लोग भी अछूते नहीं हैं। और इसकी वजह से जब ये ट्रस्ट टूटता है तो दोनों को दुख होता है, दोनों के लिए प्रॉब्लम होती है। पर मैं ये बोलना चाहूँगा, आज भी लगभग 80% जो चिकित्सक हैं अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। और हम जब घर परिवार में बात करते हैं तो घर परिवार में भी आप देखते हैं 1 या 2 या जब संयुक्त परिवार जब होते थे
तब भी घर के 2 या 3 लोग ऐसे होते थे जो बाकी लोगों से जिनके नेचर मैच नहीं करते थे, अंतर होता था। ठीक बात। तो ये समाज में चिकित्सक भी उसी समाज का हिस्सा हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि जो विश्वास जागृत करने का काम है वो मीडिया कर सकती है। इस जो मुझे लगता है कि आज यदि समाज में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी ने डाला है तो वो मीडिया ने डाला है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ जाती है तो उसकी वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता है, और यदि एक नेगेटिव न्यूज़ जाती है तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है। मैं हमेशा जब अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी बात करता हूँ कि यदि कोई मरीज़ सेटिस्फाइड है वो 2 लोगों को बोलेगा कि मैं इस जगह से सेटिस्फाइड हूँ, पर यदि कोई अनसेटिस्फाइड है वो 50 जगह बोलता है कि साहब ये तो यहाँ कभी मत जाना। तो जब आपकी जो खबरें होती हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ जाती हैं कि देखिए ये खबर है, डॉक्टर ने ऐसा किया, तो उससे 10 लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है। पर जब भी बिना जांच पड़ताल के नेगेटिव न्यूज़, मीडिया ट्रायल जिसे कहते हैं, वो चल जाती है तो उसकी वजह से हमारे पैसे को बहुत नुकसान होता है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमें तो है, पर इससे ज़्यादा नुकसान समाज और पेशेंट को होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी जब हमारे अंदर आती है, हम जब उसको अंदर से सोचते हैं तो हमारी सोच भी नकारात्मक होने लगती है। डॉक्टर साहब, एक और जो अहम सवाल मेरे दिमाग में आता है कि कैंसर होने के बाद ट्रीटमेंट चल रहा है, तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, और लेकिन एक मानसिक रूप से जो मजबूती का स्तर है उसके लिए क्या किया जाना चाहिए पेशेंट को भी, और पेशेंट से ज़्यादा मुझे लगता है कि उसके परिवार के लोगों को भी, कि जिससे, क्योंकि ये बड़ा, जैसे आप बता रहे हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रेंथ के लिए मेडिसिन्स भी हैं और अब ये भी एक इस प्रक्रिया का हिस्सा है, तो किस तरह से वो व्यक्ति अपने को मानसिक तौर पर मजबूत करे, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आवश्यकता ये बात की होती है, जब भी जो पेशेंट हमारे पास आता है तो फर्स्ट जो कंसल्टेशन होता है उसमें हम ये अश्योरेंस करें कि ये जो कैंसर जैसी बीमारी है अब लाइलाज नहीं रही है। क्योंकि जब पेशेंट को ये लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ तो सोच वहीं से शुरू हो जाती है। और दूसरे इसमें हम जब भी बात करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, उनके परिवार के जो नियर एंड डियर हैं उनको हमेशा साथ में बिठाते हैं और उनको भी हम इस प्रोसेस का हिस्सा बनाते हैं। क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो लंबा चलता है, लगभग 4 से 6 महीने और कभी कभी 1 साल 2 साल तक चलता है। तो इसमें पेशेंट के परिवार को और पेशेंट को बिठालकर एक वातावरण इस तरह से किया जाता है, निर्मित किया जाता है कि ये एक क्योरेबल डिजीज़ है, इसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, सही समय पे आप सही जगह आए हुए हैं। और जब इस तरह से हम एक वातावरण को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स जब लोगों को डालते हैं मन में, तो उसकी वजह से पेशेंट भी पॉजिटिव होता है, उसके परिवार के लोग भी होते हैं। और जब कभी भी इस तरह से उनके मन में निराशा के भाव आते हैं, स्पेशली जब सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के कुछ दुष्प्रभावों की वजह से वो परेशान होते हैं, तो आवश्यकता होती कि हम उनको रीइंफोर्स करें और उनको ये बताएं कि ये तो एक इलाज का हिस्सा है, एक छोटा सा लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। ये दुष्प्रभाव एक सीमित समय के लिए हैं, इनसे आप उबर जाएंगे और कल आपका सुनहरा होने वाला है। जब बात करते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको पहले गिरता है, उठता है और आप उसको संभालने में काफ़ी समय व्यतीत करते हैं, पर उन 18 महीने 20 महीने का जो समय आप व्यतीत करते हैं, कई बार पेरेंट्स को रात में जागना भी होता है, परेशानी भी होती है, पर जब बच्चा बड़ा होकर जो मुस्कान आपको देता है, जो ज़िंदगी में खुशी देता है, उसी तरह से हम बोलते हैं डिफ़िकल्ट पीरियड है आपका लाइफ का, कुछ समय के लिए है, ये निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, एक डिफ़िकल्ट पीरियड है जो निकल जाएगा। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ज़िंदगी है, चैलेंजेस कभी बीमारी के तौर पे सामने आते हैं, कभी ज़िंदगी की किसी और हार्डशिप के तौर पर सामने आते हैं। कुल मिलाकर ज़िंदगी एक चुनौती तो है, लेकिन हर चुनौती का मजबूती से सामना करके मुस्कुरा कर सामने आना, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैंने कैंसर को परास्त किया, आज मैं ऐसी कहानियाँ चारों तरफ देख रहा हूँ और उसके नायक आप लोग हैं जो चिकित्सा को, इस मॉडर्न सिस्टम को यहाँ तक ले आए हैं कि अब कैंसर डराता नहीं है, बिल्कुल नहीं डराता, बेहिचक मैं कह सकता हूँ। कंक्लूड करते हुए और आप क्या कहेंगे, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश की और
छत्तीसगढ़ के बारे में भी आप जानते ही हैं, किस तरह की चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से एक पेरेंट यूनिट टाटा मेमोरियल है कैंसर के मामले में, लेकिन अब हमने ये देखा है कि वो एक गाइड करने वाली इकाई अधिक हो गई है। और उसका कहना भी यही है टाटा मेमोरियल का कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में जाएं जहां सारी सुविधाएं। तो मध्य प्रदेश को ख़ास तौर पर आप कैसे देखते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी प्रगति हुई है। और यदि हम बात करते हैं तो लगभग मध्य प्रदेश में इस समय जो आधुनिक कैंसर चिकित्सा पद्धति जो हो रही है, लगभग 12-13 सेंटर इस समय काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे जो पेशेंट्स हैं उनको लिए बहुत सुविधाजनक हो गया है कि आप अपने शहर के पास, अपने घर के पास इस इलाज को करा सकें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए 1 साल मुंबई या दिल्ली में रहना उतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल। और आज हम ये कह सकते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ, आपके चैनल पे बोल सकता हूँ कि लगभग 90% कैंसर इलाज, जो 90% जो कैंसर पेशेंट हैं उनका जो इलाज है आज जो ज़्यादातर सेंटर में वही होगा जो टाटा या मुंबई में होगा। तो उसके लिए आपको बाहर बड़े शहरों में भागकर उनकी जो प्रॉब्लम्स या उनके साथ जो आपके परिवार के साथ, कई बार बच्चे दूर रहते हैं, परिवार के लोग दूर रहते हैं, सारी प्रॉब्लम्स आती हैं दूर रहने से, तो भागने की ज़रूरत नहीं है, आपके शहर में ही अब अच्छा इलाज उपलब्ध है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात आपने कही। बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अतुल सोमैया, डॉक्टर दोस्त में, और साफ तौर पर उनका कहना है कि कैंसर से डरिए मत। कैंसर बहुत आसानी से ठीक किया जाने वाला एक रोग है आज के दिनों में, और आधुनिक चिकित्सा शास्त्र ने, मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम ने इसको बहुत आसान कर दिया है। जैसा डॉक्टर सोमैया ने आपको और हमको बताया कि 80% से ज़्यादा कैंसर ट्रीटेबल है। इसके साथ ही अपने मन को मजबूत रखिए, क्योंकि चुनौतियां सब तरफ हैं। ये कभी कैंसर के रूप में आती है, कभी किसी और रूप में आती है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर जितना हो सके रासायनिक खाने से, जहां हमें आशंका है कि यहाँ रसायन का बहुत अधिक उपयोग है, और जो लोग इसका व्यापार भी करते हैं, वो छोटे हों या बड़े हों, ये ध्यान रखें कि वो इस पूरी मनुष्य प्रजाति को, मनुष्य नहीं बल्कि मैं कहूँगा यूनिवर्स की जीव प्रणाली को और वनस्पति को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो आप भी सतर्क रहिए। और कैंसर अब आसानी से इससे लड़ा जा सकता है, लड़कर इसको दूर भगाया जा सकता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मनोबल को मजबूत रखिए, अपनी हिम्मत को मजबूत रखिए, और जिस तरह से हमने देखा है कि आज ऐसे कई कैंसर योद्धा हैं, वॉरियर्स हैं, जिन्होंने बहुत आसानी से 4th स्टेज के, 4th स्टेज के कैंसर को भी बहुत आसानी से परास्त किया है। लेकिन मरीज को, उसके परिवार को चिकित्सक पर पूरा भरोसा रखना होगा, चिकित्सक को पेशेंट पे भरोसा रखना होगा, और ये रिश्ता इसी तरह से आगे बढ़ेगा। डॉक्टर दोस्त की अगली कड़ी में एक और चिकित्सक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।